दोस्तों, सपने किसी उम्र के मोहताज नहीं होते। उसे कोई भी देख सकता है, बशर्ते उसे पूरा किया जाए। क्योंकि जब हम सपने को सच करने की राह पे निकलते हैं तो कई सारी मुश्किलें आती हैं, कई चुनौतियां भी आती हैं, यहाँ तक कि लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं और नकारात्मक सोच तो हमें चारों तरफ से घेर लेती है। पर इसके बावजूद भी हमें इस बाधा को पार करना होता है। और अगर आप सच में इस बाधा को पार करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को पहचानिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपकी कमजोरी और आपकी ताकत कोई नहीं जानता। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए और खुद को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि अगर आप मोटिवेट होंगे तभी आप दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन पाएंगे। इसी मोटिवेट सोच के साथ सुप्रभात धरती धोरारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधिका और मैं हूं आपके साथ रवि। राधिका, बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी लक्ष्य को आधार मानकर अगर उसके अनुरूप काम किया जाए तो उस कार्य में सफलता मिलना निश्चित है। दोस्तों, सफलता के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप कहां पर हैं, जरूरी ये है कि आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं जी। और राधिका, आपको कल्पना करनी होगी कि आप जब अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तो आपको कैसा महसूस होगा। आपको सफलता का स्वाद पहले महसूस करना होगा, उसकी कल्पना करनी होगी, उसकी खुशबू को पहचानना होगा। दोस्तों, ये जो जिंदगी है वो ईश्वर ने हमें दी है, वो ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है। और देखिए, उस वरदान के तहत हमें अपनी जिंदगी को हमेशा खुशहाल बनाए रखना है। हमारी जिंदगी में असंतोष, कई बार निराशा और कई बार असफलता के दौर आते हैं, लेकिन इन सब पर हम सकारात्मक सोच के साथ उन पर काबू पा सकते हैं। और राधिका, आज हमारे साथ स्टूडियो में सुप्रभात धरती धोरारी पर मेहमान के रूप में मौजूद हैं मोटिवेशनल गुरु श्री सतीश गौतम साहब। आइए हम इनका स्वागत करते हैं। आपको बता दूं कि सतीश गौतम साहब जो हैं, उन्होंने बच्चों के लिए और साथ ही साथ जेल में बंद कैदियों के लिए बहुत सारे मोटिवेशनल प्रोग्राम किए हैं। आइए स्वागत करते हैं सतीश गौतम साहब का। बहुत बहुत स्वागत सर आपका सुप्रभात धरती धोरारी। धन्यवाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की है, सपनों की बात की है, लक्ष्य की बात की है और मंजिल की बात कर रहे हैं। तो हर चीज की शुरुआत कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो करनी होती है। और फिलहाल हमें पूरे दिन भर की शुरुआत करनी पड़ती है, जिसे हम सुबह कहते हैं। और अगर सुबह हमारा बहुत ही मोटिवेट है, हमको करता है, हमें बहुत प्रेरणा उससे हम लेकर आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो दिन है वो अपने आप ही अच्छा चला जाता है। तो किस तरीके से आपकी सुबह की शुरुआत होती है और लोगों को भी किस तरीके से अपनी सुबह की शुरुआत करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा आपने कहा मैडम कि जैसा सुबह होता है वैसा ही दिन गुजरता है और वैसे ही उसकी शाम होती है और वैसे ही उसकी रात निकलती है। तो सुबह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा मैं और जोड़ना चाहूंगा कि हमारे वेदों में, पुराणों में, आध्यात्म में, हर जगह जो हमें कहा जाता है, हमें सिखाया जाता है कि सुबह आप प्रार्थना से शुरू करें। जी बिल्कुल। सुबह भगवान की भजन करने से, पूजा करने से, वहां से शुरुआत करें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि हमारा सुबह अच्छा है तो निश्चित बात है कि हमारी दिन भी अच्छा होगा और रात भी अच्छी होगी। इसी तरह से हमारे पूरी जिंदगी अच्छी निकलेगी। जी। तो उस सिद्धांत को और उस नीति को, जो कुछ भी हमारे शास्त्रों में लिखा है, मैंने भी अपने जीवन में उतारा है। बहुत कुछ। मैं सुबह 5:30 बजे, 5-5:30 बजे मैं उठता हूं मैं जी। और उठ करके मैं घूमने का, मेरा मॉर्निंग वॉक का मेरा आदत है जी। घूमने जाता हूं। घूमने आने के बाद मैं फिर खुद ही अपने हाथ से चाय बना करके पीता हूं मैं। क्या बात है सर। क्योंकि मेरी पत्नी चाय नहीं पीती हैं। जी। तो जब वो चाय नहीं पीती हैं तो मैं सोचता हूं कि क्यों, अब उनको जब चाय पीना कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ठीक है, मेरी आदत में है, तो मैं सोचता हूं क्यों उनको इसके लिए परेशान किया जाए, तो मैं खुद ही अपनी चाय बना करके पीता हूं और फिर अपने काम के लिए मैं बैठता हूं और देखता हूं, एक लिस्ट बनाता हूं मैं। जी। पहले तो मैं चिंतन करता हूं कि आज मुझे कौन कौन से काम हैं जिनको मुझे आज करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको मैं 3 तरह से बांटता हूं, क्योंकि हर काम इंपॉर्टेंट भी नहीं हो सकता और हर काम
जरूरी भी नहीं हो सकता, जी। लेकिन कुछ काम बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, बहुत जरूरी भी होते हैं और समय के साथ में उन्हें हमें करने की जरूरत होती है। जी तो मैं लिस्ट बनाता हूं और उस लिस्ट में सबसे पहले मैं उन कामों को रखता हूं जो काम बहुत जरूरी हैं और आज उनको करना एक समय सीमा है, आज उन्हें हमें उन कामों को करना है। जी दूसरी लिस्ट होती है जिसमें वो जरूरी तो हैं जी लेकिन समय की सीमा नहीं है, ठीक है वो आज हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो हम कल भी उन्हें कर सकते हैं, जी। जी लेकिन मैं उन्हें भी उस लिस्ट में रखता हूं। मैं तीसरी लिस्ट होती है मेरे कामों की, मैं उनको देखता हूं कि ठीक है अगर हो गए तो भी अच्छी बात है, नहीं हुए तो भी अच्छी बात है। जी। तो इस श्रेणी में ज्यादातर मैं कुछ अपने जो मनोरंजन के कार्य हैं, जी 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 कुछ मिलने जुलने के कार्य हैं, थोड़ा उनको मैं इस लिस्ट में रखता हूं। तो ये तो मेरा सुबह की दिनचर्या से शुरू होती है, लेकिन इसे मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। स्वागत है सर। कि हवाओं के मंद मंद झोंके, कि हवाओं के मंद मंद झोंके व पक्षियों की चहचहाहट के साथ मेरी जिंदगी की शुरुआत होती है। क्या बात। कि हवाओं के मंद मंद झोंके वो पक्षियों की चहचहाहट के साथ मेरी जिंदगी की शुरुआत होती है। वो दिन हो जाता है खास, कि वो दिन हो जाता है खास जिस दिन सुबह आप जैसे अपनों से दिल की बात होती है। क्या बात। क्या बात। अपनों से दिल की बात होती है। तो आज मेरा बड़ा अच्छा दिन है, क्यों आज अपने लोगों से अपने दिल की बात मैं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, दिल की बात तो आपकी हम जानेंगे और हमारे सारे दर्शक भी जानेंगे, लेकिन राधिका एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि सुबह की जो इनकी शुरुआत है उसमें सबसे पहले ये इस बात का निर्णय करते हैं कि आज मुझे कौन से काम मुझे प्रायोरिटी बेस पर निपटाने हैं। तो ये एक बहुत अच्छी आदत है और हर व्यक्ति के जीवन में ये बात होनी चाहिए कि वो इन बातों को एक लिस्ट के रूप में बनाए और अपनी दिनचर्या की शुरुआत करे। सर बहुत सारी बातें आपसे जानेंगे हम कि जीवन को हम कैसे खुशहाल बनाएं, कैसे हम निर्णय लें, कैसे हम लक्ष्य की प्राप्ति करें, कैसे हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। लेकिन उससे पहले आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ आपकी पैदाइश हुई, कहाँ आपने पढ़ाई की, अपनी कॉलेज की शिक्षा ली, उसके बारे में बताएं। मेरा जन्म एक बहरारा गांव है जी और ये उस समय तो जिला मथुरा में लगता था, उत्तर प्रदेश में है। जी आजकल वो जिला उसका हाथरस लगता है। जी तो वहाँ मेरा जन्म हुआ था और मेरा बड़ा ही सौभाग्य है कि जिस घर में मेरा जन्म हुआ था, मेरे फादर, मेरे पिताजी जी हाईली एजुकेटेड थे उस समय पे भी। जी जिस जमाने में लोगों को पढ़ने का साधन नहीं थे या पढ़ते नहीं थे या उनका पढ़ने का स्तर बहुत ज़्यादा नहीं होता था, तो उस समय पे भी वो 2 विषयों में एमए थे जी जी और वाइस प्रिंसिपल थे। तो मेरा बड़ा ही सौभाग्य है कि मैं ऐसे परिवार पिता का आपका- पुत्र बना जी जो कि उस जमाने में भी हाईली क्वालिफाइड थे, बहुत ही पढ़े लिखे थे और बहुत ही सब एजुकेटेड होने के साथ साथ में बहुत ही अच्छे थे। जी तो मेरा जन्म बहरारा में हुआ और बचपन की जो शिक्षा की बात है, शिक्षा मेरी 10वीं तक तो मेरे गांव में हुई, क्योंकि जिस गांव में मेरा जन्म हुआ उसी गांव में ही इंटर कॉलेज है जी और उसी कॉलेज में ही मेरे पिताजी वाइस प्रिंसिपल थे, उप प्रधानाचार्य थे। जी तो उसी में ही 10वीं तक की पढ़ाई मैंने की जी और 10वीं की पढ़ाई के बाद में मेरे पिताजी का सपना था कि इसको विज्ञान विषय में आगे जी पढ़ने के लिए भेजा जाए। तो पास में एक सहपऊ कस्बा है, वहाँ 12वीं की पढ़ाई के लिए विज्ञान के साथ में पढ़ने के लिए मुझे वहाँ मैंने पढ़ाई की। जी तो मेरी पढ़ाई इस तरह से चलती रही और बहुत ही मैं एक अच्छे परिवार में संस्कारों के साथ में मेरे अपने जीवन की मैंने शुरुआत की। ये मेरी पढ़ाई के बारे में है। जी तो आपने पढ़ाई के बारे में तो बताया, और जब हम शिक्षित होते हैं तभी हमारे अंदर ज्ञान भी आता है और अपना ज्ञान हम दूसरों तक पहुंचा भी पाते हैं।
तो अगर हम बात करें आपके मोटिवेशन गुरु बनने की, तो कोई ना कोई जो शुरुआत हम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होता है। तो कब आपको ऐसा लगा कि आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप लोगों को लगता है कि हम अब सेट हैं तो बस इसी काम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपने लोगों के बारे में भी सोचा कि हम खुद को तो मोटिवेट करें ही, साथ ही लोग जो इतना टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उनके तनाव को दूर करके उन्हें मोटिवेट किया जाए। तो आपके अंदर ये जो विचार है वो कब आया? वैसे मुझे जहां तक ध्यान है कि मैं बचपन में जब बहुत छोटा था, जी, देखिए मैं मनोविज्ञान और बिहेवियरल साइंस का भी मुझे जी। कुछ अनुभव है, जानकारी है। जी और मनोविज्ञान में ऐसा कहा है कि जो विचार जी, बीज के रूप में दिमाग में पड़ जाता है, वो कभी न कभी समय या परिस्थितियां आने पर वो अंकुरित होता है। जी, तो जब मैं छोटा था तो मेरे दिमाग में, बहुत लोगों के दिमाग में ऐसे विचार आते होंगे कि मेरे पास में इतना बड़ा बंगला हो, इतनी बड़ी गाड़ी हो, इतनी बड़ी नौकरी हो, लेकिन मेरे दिमाग में केवल एक ही ख्याल आता था। जी, वो एक ही विचार बार बार कौनता था कि मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। क्या बात है। जी, और वो विचार भले ही उसमें उस दिमाग में चलता रहा, मैं उस समय तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन हाँ वो विचार एक बीज के रूप में मेरे दिमाग में अंकुरित होता रहा कहीं। अंकुरित होता रहा। जी कुछ जिम्मेदारियों, पढ़ाई की है और बाकी चीजों के उसमें लगा रहा, लेकिन इसका जो ख्याल आया, अगर जो आपने विशेषतः जो प्रश्न किया है जी, उसके बारे में बिल्कुल मैं उस बिंदु को ही मैं बताना चाहूंगा कि कब मेरा ख्याल आया और कब ये अंकुरित हुआ और कब से मैंने इसको शुरुआत किया। जी 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 मेरे साथ में एक घटना घटित हुई, जी क्योंकि देखिए जीवन में हर व्यक्ति के साथ में कोई न कोई घटना घटित होती है, जी, जी और उस घटना से उसके जीवन की दिशा बदलती है। बिल्कुल। और वो दिशा उसकी सकारात्मक भी हो सकती है जी, नकारात्मक भी हो। और वो नकारात्मक भी हो सकती है। वो विकल्प उस व्यक्ति के सोच पर निर्भर करता है कि वो कौन सी दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाता है। जी, जी तो आज से 12 साल पहले जी, मेरे साथ में एक घटना घटित हुई मेरे जीवन में कि मेरा एक यंग बच्चा था, वो सुसाइड कर लिया। Oh God। तो उस दिन मेरे लिए धक्का तो था जिंदगी में। जी, जी जी अब मेरे पास में दो ही रास्ते थे। जी, एक रास्ता था कि मैं उसी के शोक में ही अपने जीवन को, आगे के जीवन को जी, निकालूं। जी 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 फिर मैंने इस पर बहुत गहराई से सोचा, जी, क्योंकि मेरे साथ में मेरी पत्नी भी, मेरे 2 बच्चे, और जी जी, मुझे लगने लगा कि कहीं मेरे जीवन के साथ में इनके भी जीवन जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि ये कुछ भी मेरे साथ में हुआ है, ये तो जी। अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन इस को तो मैं बदल नहीं सकता हूं। लेकिन आगे समाज में किसी के साथ में ऐसा ना हो, किसी बाप के साथ में ऐसा ना हो, किसी माँ के साथ में ऐसा ना हो, ये काम मैं जरूर कर सकता हूं। जी तो उस दिन वो जो बीज था, वो बीज अंकुरित होकर के फूट गया, सकारात्मक सोच में वो अंकुरित हुआ। अंकुरित हुआ। जी। और उस दिन से मैंने लोगों को प्रेरित करने का, गाइड करने का मैंने काम को शुरुआत की। तो एक दुख से शुरुआत हुई, लेकिन मुझे आज इस बात का संतोष है कि वो मेरा दुख था, लेकिन औरों के लिए वो खुशी है। लेकिन मैंने औरों को दिशा दी, दिशा दी आपने। और उनको दिशा देने में ही मैं मानता हूं कि ठीक है, मुझे अपनी उस ऊर्जा को उन लोगों के सुख के लिए और उनको दिशा देने के लिए लगाना चाहिए। बिल्कुल सतीश जी, देखिए आपकी बात से हमें ये महसूस हुआ कि जो जिंदगी है वो अक्सर इम्तिहान लेती है। जी। और राधिका, जिंदगी के बारे में कहा भी गया है कि जिंदगी कभी कहकर इम्तिहान नहीं लेती, पल पल इम्तिहान लेती है, और हमें उस पल पल इम्तिहान को सफलतापूर्वक प्राप्त करना होता है, आगे बढ़ना होता है। तो ये जो सफलता है, क्या किस्मत वालों को ही मिलती है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जो सफलता है, जी सफलता एक सबसे पहली बात है कि व्यक्ति सफलता को अपने अपने हिसाब से आंकता है। जी बिल्कुल। सफलता की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती है। जी एक व्यक्ति होता है वो सफलता को ये मानता है कि मेरे पास में बहुत बड़ी नौकरी हो, जी वो अगर पा लेता है तो वो उसे सफलता समझता आपको है। सफल मानता है वो। एक व्यक्ति होता है बहुत बड़ा मकान हो मेरे पास में, वो उसे मिल जाता है तो वो सोचता है कि जी मैंने सफलता पा ली जीवन में। लेकिन अगर इस सफलता को मैं, सफलता शब्द को ही थोड़ा सा अपने शब्दों में मैं बताना चाहूंगा जी कि जो सफलता है वो कभी किसी एक चीज से हम उसे सफलता नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं। जी हमारे जीवन में परिवार भी होता है, हमारे जीवन में समाज भी होता है, जी हमारे जीवन में जहां हम कहीं काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन है वो भी होता है, बिल्कुल। हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन भी होता है। तो हमें सभी जीवन, जो जितने भी हमारे जीवन में हैं, उन सभी को संतुलित करते हुए जो हम जो हासिल करते हैं वही सफलता होती है। एक तो मैं इस चीज को इसमें बताना चाहूंगा आपको। जी और आपने सफलता की तो हमें यह बात बताई ही है, लेकिन अगर हम बात करें रिश्तों की, हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सारे ही रिश्ते, चाहे वो माता पिता से हों, पति पत्नी के रिश्ते हों, भाई बहन के हों। लेकिन एक इंसान दो कह सकते हैं कि दो पहलू हैं ये, एक की ट्रक के या किसी दो टायर मान के हम चलते हैं इस बात के, तो कहीं एक टायर भी अगर खराब हो जाता है, सिर्फ एक टायर रह जाता है, तो अकेला एक जना उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाता, चाहे फिर वो आपके माता पिता के साथ आपके संबंध हो या पति पत्नी के साथ संबंध हो। तो कहीं ना कहीं खिंचाव भी आजकल देखने को मिलता है कि लोग बहुत जल्दी हताश भी हो जाते हैं कि हमने इतनी सारी कोशिशें की, उसके बाद भी ये रिश्ता जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो किस तरीके से आप अपने साथी को मोटिवेट कर सकते हैं इस मामले में? ये मैडम राधिका, आपने बड़ा अच्छा बात कही। जी आज के समय में रिश्ते रीडिफाइन हो रहे हैं। जी जी इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं रीडिफाइन। जी मतलब ये दूसरी तरह से परिभाषित हो रहे हैं अभी। जी अब कैसे, थोड़ा सा इसके मैं पीछे जाना चाहूंगा मैं। जी पहले जो रिश्ते होते थे, हमारे उन रिश्तों में हम रिश्ता बनाना, रिश्तों को निभाना जी हम सीखते थे, बिल्कुल। क्यों? हम संयुक्त परिवार में होते थे। जी हमारे उस संयुक्त परिवार में हमारे खाली माता पिता ही हमें रोकने वाले, टोकने वाले, देखने वाले या हमें गाइड करने वाले नहीं होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ताऊ होते थे, हमारे चाचा होते थे, हमारी बुआ होते थे, दादा दादी होते थे। यहाँ तक कि मैं आपको एक चीज और इसमें कहना चाहूंगा, मैं तो गांव के परिवेश से हूँ, जी कि जो मोहल्ले का और जो गांव का जो व्यक्ति होता था, जो हमारे पिताजी से बड़े होते थे, वो हमारे ताऊ जी होते थे, हम उनको ताऊ जी बोलते थे। जी और जो छोटे होते थे उनको हम चाचा जी बोलते थे। जी जी तो यानी हमारा जो रिश्ता था, वो रिश्ता घर से लेकर के समाज के साथ में हमारा रिश्ता था वो। जी लेकिन आज वो रिश्ते थोड़ा सा रीडिफाइन हो गए, मतलब उनकी परिभाषाएं बदल गई हैं। जी अभी रिश्ते क्या हैं? मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, यानी हम वो संयुक्त परिवार जो बिखर करके एकल परिवार हो गए हैं। जी तो वहां रिश्तों की परिभाषा बदल गई है। लेकिन रिश्तों के बारे में कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा रिश्तों की गहराई, जी कि रिश्तों की जो गहराई है वो क्या है, रिश्ते हम किसे समझें, जी रिश्ते हम किसे माने, क्या रिश्तों की हमारे जीवन में अहमियत है, उसके बारे में कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। जी कि रिश्ते वो नहीं जो रोने पे आते हैं, कि रिश्ते वो नहीं जो रोने पे आते हैं, रिश्ते वो होते हैं जो हमें रोने नहीं देते, क्या बात जो हमें रोने नहीं देते। जी बिल्कुल। तो हमें जो रिश्ते होते हैं वो हमारी हर तकलीफ में साया की तरह से खड़े होते हैं। हमारी हर तकलीफ में जी वो हम एक मरहम का काम करते हैं।
तो रिश्तों की वो गहराइयां होनी चाहिए। जी लेकिन आज के समय में थोड़ा सा जो एक भागम भाग की जिंदगी है, एकल परिवार है, ठीक है, ये भी एक समय की एक बदलाव है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है, एक जमाना था, उस जमाने में और आज के जमाने में जी संस्कृति में फर्क है, जी हमारी जीवन शैली में फर्क है, जी तो हमारी सोच में भी फर्क आएगा ही आएगा। जी सोच का जब फर्क आ जाता है तो सोच के फर्क के साथ में ही हमारी उसके जीवन के हर पहलू पे उसका फर्क देखने को मिलता है। तो रिश्ता भी एक पहलू है। तो हमें आज की इस जो पीढ़ी है हमारी, जी इस पीढ़ी में हम लोगों ने रिश्ते को थोड़ा सा पुनः स्थापित करने की और उन रिश्तों को हमें ठीक से समझाने की बच्चों को भी हमें बहुत जरूरत है। जी और जिन लोगों के साथ में कहीं कहीं हम डिस्कनेक्ट हो गए थे जी या जिनको कहीं हम थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया था, जी उनको हमें उनके साथ में फिर जोड़ने की जरूरत है। मैं इसमें अपना एक छोटा सा अपना भी एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं जी मेरा बच्चा, मेरा बेटा और बहू हैदराबाद में काम करते हैं, जी अच्छी कंपनी में काम करते हैं। इस बार दीपावली पर मैंने निर्णय लिया, मैंने अपनी पत्नी से बात की, बोले भाई ऐसा करते हैं दीपावली अपन जयपुर की जगह अपन गांव में मनाते हैं। तो मैं बहुत खुशी के साथ में आपको बताना चाहूंगा कि मेरी पत्नी इतनी एडजस्टेबल है और इतनी गांव के प्रति भी उनका इतना लगाव है जी कि उन्होंने कहा बहुत अच्छा रहेगा, चलो हम गांव में मनाएंगे। जी तो मैंने बच्चों को भी बोला, मैंने कि भाई आप लोग गांव में आइए। जी तो मेरा बेटा और मेरी बहू, मेरे बेटे की बहू, दोनों ही जो है ना हैदराबाद से सीधे गांव आए जी और 15 दिन दीपावली के आसपास में और पहले से और बाद तक का वो गांव में रहे। मेरे भाई, मेरे भाई की बहू, भाई के बच्चे, उन सभी के साथ में उन्होंने बहुत ही अच्छे से दीपावली मनाई और इतना उनके साथ में एक अच्छा रिश्ता डेवलप हो गया। जी जी। तो आपने अभी घूमने की भी बात की, आपने बताया कि आप गांव का माहौल आपने देखा, शहर का तो हम देखते ही, और कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मनोरंजन का होना भी बहुत जरूरी है। जब हम कहीं घूमने निकलते हैं तो थोड़ा सा हमारा जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है और एक नई एनर्जी के साथ हम अपने काम में लग जाते हैं। और आज हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर मेहमान के रूप में मौजूद है मोटिवेशनल गुरु श्री सतीश गौतम जी। गौतम साहब, एक बार फिर से स्वागत आपका। और धन्यवाद। जानेंगे हम आपसे कि जो आप मोटिवेट करते हैं लोगों को, जो आप मोटिवेशनल ज्ञान देते हैं, तो जेल के जो कैदी हैं वहां पर आपने किस तरह से उनको मोटिवेट किया? बहुत अच्छा प्रश्न है रवि साहब। जी हर व्यक्ति में शक्ति है जी और जैसे बीज में एक शक्ति होती है, पेड़ बनने की क्षमता होती है उसके अंदर, लेकिन उस बीज को कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट देने की जरूरत है, पानी देने की जरूरत है, उसे प्रकाश देने की जरूरत है, तो वृक्ष बन जाता है। जी। तो इसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छा करने की, कुछ हासिल करने की, कुछ पाने की क्षमता सब व्यक्तियों के अंदर होती है। जी हम लोग उस क्षमता को, मैं उस क्षमता को जी उन्हें याद दिलाता हूं। जी जैसे आपको याद होगा कि हनुमान जी को याद दिलाया था कि भाई आपके अंदर इतनी शक्ति है। जी। तो हनुमान जी को याद आते ही फिर उन्होंने अपना रूप दिखा दिया था और वो लंका को भी बाद में जीत हासिल कराई उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसी सिद्धांत को लेकर के चलता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ शक्ति है, तो उस शक्ति को हमें जागृत करने की जरूरत है। जी तो जागृत हम दो तरह से कर सकते हैं और दो तरह से मैं करता हूं। एक तो उनको याद दिलाता हूं कि भाई आपके अंदर सब क्षमताएं ऊपर वाले ने दी हैं। जी उन क्षमताओं को आप पहचानो, उन क्षमताओं को आप समझो जी और उन क्षमताओं का और उन शक्तियों का आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए यूटिलाइज करो, उपयोग में लाओ। जी। तो किस तरह से आपने जेल के अंदर कैदियों के साथ इस चीज को मोटिवेट उनको किया? जेल में हमारा जो मोटिवेशन का जो मेरा उद्देश्य रहता है, जी मेरा ये उद्देश्य रहता है कि वो जो अनजाने में जी जो एक अपराध
करके और जेल में जो आ गए हैं, जी तो मेरा ये प्रयास रहता है और मेरी ये एक उद्देश्य रहता है कि वो उस गलती को दोबारा से नहीं दोहराएं। जी जी कि जिस गलती की वजह से आज वो जेल की चार दीवारी में बंद है, जी तो मैं उन्हें पूछता हूं, मैं कई बार प्रश्न भी करता हूं उनसे। जी जी मैं उनसे पूछता हूं, भाई जैसे एक व्यक्ति सपना देखता है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, जी तो क्या आपने भी कोई सपना देखा था कि मैं अपराधी बनना चाहता हूं? जी ऐसे कितने लोग हैं, हाथ उठाएं। कोई भी नहीं होगा ऐसा। तो निश्चित बात है, अपराधी तो कोई नहीं बनना चाहता है। जी तो कहते नहीं, हमने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। तो मैंने कि जिस तरह से आप ये भटक करके एक अपराध के रास्ते पे आ गए हैं, जी इसको एक तो गलती मानिए कि ये अनजाने में गलती हुई है, जी इसका समय रहते हुए सुधार करिए जी और समाज की मुख्य धारा में आकर के अपने को पुनः स्थापित कीजिए और एक अच्छा जीवन में अच्छा बनकर के, एक अच्छा व्यक्ति बनकर के जी अपने जीवन का निर्माण करिएगा, अपने परिवार के जीवन का निर्माण करिएगा, जी आप समाज का निर्माण करिए, आप देश का निर्माण करिए, क्योंकि एक व्यक्ति की बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं। जी जी और मैं इस प्रश्न के माध्यम से एक चीज आपको और मैं शेयर करना चाहूंगा। जी। मुझे बड़ा दुख के साथ में कहना पड़ता है कि हमारे जो जेल में जितने कैदी हैं, उन कैदियों में 70-80% लोग 35 से 40 उम्र तक के लोग हैं। जी यानी हमारा जो नौजवान की जो ऊर्जा है, हमारा जो नौजवान है, वो जेल की दीवारों में कैद होकर रह गई, उनकी एनर्जी और उनका वो। जी तो मैं उनको इस तरह से मैं मोटिवेट करता हूं और इनको बताता हूं कि देखिए, जो गलती हो गई है हमसे अनजाने में, उसका हम आज से ही हम उसकी शुरुआत करें कि हम अच्छे रास्ते पे आए और हमारे अंदर अच्छाइयां भी हैं, जी। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी होती है, हर व्यक्ति के अंदर बुराई भी होती है। तो पहली बार इसकी शुरुआत कब की आपने, कहाँ से की? मैंने सबसे पहले इसकी कोटा सेंट्रल जेल में जी मैं गया था और कोटा सेंट्रल जेल में मैंने शुरुआत की। तो मुझे शुरुआत करने में बहुत दिक्कतें तो आई, जी, जी। क्योंकि जो सुपरडेंट साहब थे, जेल सुपरडेंट साहब, उन्होंने मुझसे पूछा कि हमारा तो पूरा इतना सिस्टम है, जी जब हम नहीं लोगों को सुधार पा रहे हैं तो आप अकेले क्या सुधारेंगे? जी तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कि साहब, आपका सुधारने का तरीका अलग है, मेरा सुधारने का तरीका अलग है। तो बोले क्या तरीका है? जी। मैंने कि मैं लोगों के अंदर सोया हुआ जो अच्छापन है जी। उसको जगाऊंगा, जी जी और आप कानून के दायरे के हिसाब से काम करते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं और आपका भी बिल्कुल सही रास्ते से काम कर रहे हैं। जी। लेकिन मेरा थोड़ा सा जगाने का तरीका अलग है कि जो हर व्यक्ति के अंदर जो अच्छाई और बुराई होती है, जी। जो बुराई इनकी गलती से जो जागृत हो गई है या जो गलत रास्ते पे भटक गए हैं, जी। तो मैं इनका जो व्यक्तित्व का जो अच्छा अंश है उसको जागृत करूंगा और इनको मैं सही रास्ते पर लेके आऊंगा। बिल्कुल। जी तो इस बात से वो बड़े प्रभावित हुए, बोले अच्छा ठीक है। तो पहला प्रोग्राम जब मैंने दिया तो उसका भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को अनुभव बताना चाहूंगा। जी जैसा लोग कहते हैं जी। कि भाई वहां तो कैदी हैं, अपराधी हैं, अब एक मोहल्ले में एक अपराधी होता है तो उसी से आदमी कितने डरते हैं, जी। और वहां तो इतने सारे अपराधी 200-250 लोग थे। तो एक बात तो अंदर मुझे भी थोड़ा सा हल्का सा एक डर सा जी लगा, मैंने कि कहीं ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए यहाँ। जी लेकिन फिर मैंने अपने मन में सोचा, अरे मैं एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति, जी। लोगों को सकारात्मक सोच देने वाला व्यक्ति, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? मैं तो एक अच्छे काम के लिए आया हूँ और अच्छा काम लोगों के लिए करना चाह रहा हूँ और इनको अच्छी दिशा देना चाह रहा हूँ, ऐसा ये क्यों करेंगे? जी उसके बाद में फिर मैंने कार्यक्रम दिया। तो रवि जी और मैडम राधिका जी, मैं आपको बड़ा खुशी के साथ में ये बताना चाहूंगा, लोग इतना रेसिप्रोकेट किए, मतलब इतना लोग प्रभावित हुए वो प्रिजनर्स। तो मैंने उसमें लास्ट में पूछा उनसे, जी मैंने कि आप लोगों में कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? जी जी तो आप विश्वास नहीं करेंगे
80% लोगों ने हाथ उठाया कि बोले हम आपकी बात से सहमत हैं और हम अपने जीवन में सुधार लाएंगे। क्या बात। उस दिन से तो मुझे और भी ज्यादा ऊर्जा मिल गई और बहुत ज्यादा मैं अपने आप में भी दूसरों को तो मोटिवेट करने के लिए खुद को भी मोटिवेट होना पड़ता है। जी जी। जब तक हम खुद मोटिवेट नहीं होंगे, जी। जब तक हम दूसरों को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। जी। तो उस दिन से मैंने और भी ज्यादा कार्यक्रमों को किया और स्कूलों में भी। जी, ये तो आपने बताया जेल में कैदियों को आपने मोटिवेट किया, लेकिन अगर हम आम लोगों की बात करें, हम खुद की बात करें, तो जब सुबह से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और रात तक जब हम सोने लगते हैं तो कई सारी बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, टेंशन्स होती है। हम सोचते हैं कि हमने ये अच्छे काम किए तो ये बुरा हमसे कुछ हो गया, अनजाने में ही हो गया। तो कई सारी चीज़ें हमें टेंशन होती है, किसी ने हमको कुछ कह दिया तो उसका तनाव हमारे दिमाग में रहता है। तो किस तरीके से हम अपने आप को मोटिवेट करें, उन सारी बातों को नज़रअंदाज करें और खुश रहने की कोशिश करें। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे सभी लोगों को, हमारे सारे दर्शकों को, जो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्या आप उनको संदेश देंगे? देखिए, मैं आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया मैडम। टेंशन तो हमारे जीवन का एक अंग जैसा बन गया है जी। और तनाव लेने के बहाने हमारे पास में हजार हो सकते हैं। जी जी। लेकिन तनाव दूर करने के उपाय भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसे कहीं हमें अपनाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, अपनाने की जरूरत है, जीवन में उतारने की जरूरत है। तनाव देने वाले हमें बहुत मिलेंगे, लेकिन तनाव कम करने वाले कम मिलेंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति हमारे जीवन में पूरे दिन में जो आते हैं, जी। कोई भी ऐसा सोच के नहीं आता कि कोई हमें तनाव देना चाहता है। हमारे परिवार का भी कोई व्यक्ति नहीं चाहता हमें तनाव देने के लिए, कोई नहीं चाहता है। लेकिन हम खुद ही तनाव कई बार अपनी सोच की वजह से लेते हैं। जी। हम 2-3 चीजों की वजह से हमें तनाव होता है। एक तो कई बार कामों की वजह से होता है। जी। काम, मान लीजिए बहुत सारे काम हैं, जी। समय तो आपके पास में सीमित है। जी। अब आपने कुछ काम छोड़ दिए तो आपके घर वाले भी उलाहने देंगे। जी। आपको फिर तनाव होगा। तो इसके लिए एक तो हमें समय प्रबंधन करना चाहिए कि जो हमारे घर के या जो भी हमारे शुभचिंतक हैं, जिनके लिए भी हमें कुछ काम करना है या जिसने भी हमें काम बताया है, जी। उस काम को हम सही तरह से समय से करें। जी। दूसरा, हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जी। कई बार हमारा देखने का नजरिया होता है, हर चीज को देखने का नजरिया है। जी। जब हम उसे एक कमी के तौर पर देखेंगे, नेगेटिव तौर पर देखेंगे, तो हमें नेगेटिव चीज नजर आएंगे। जी। तो हमें सकारात्मक विचारों के साथ में बोले नहीं ठीक है यार, ये कह रहे हैं, हो सकता है मेरे भले के लिए कह रहे होंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर हमें कह रहा है तो वो 2 ही स्थितियों में कह सकता है कि एक तो वो आपका शुभचिंतक हो। जी। बिल्कुल। तो हमें यही सोचना चाहिए कि हो सकता है हमारा शुभचिंतक है और हमारे भलाई की बात कर रहा है। जी। तो हमें उस सोच से उसकी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि कई बार हम उसकी बात पर खाली रिएक्ट कर जाते हैं। जी। तो एक 2 शब्द हैं, अंग्रेजी के हैं, जी। लेकिन हिंदी में भी मैं बताऊंगा, रिएक्शन और रेस्पॉन्स। जी। तो जो हम रिएक्ट करते हैं, जो हम रिएक्शन करते हैं किसी की बात पे, वो बिना सोचे समझे हम कर देते हैं। जी। जी। उसने कहा और हमने गुस्सा कर लिया, बोला आपने कैसे बोल दिया ऐसा हमसे। जी। लेकिन एक जो मैंने दूसरा शब्द कहा, रेस्पॉन्स। जी। रेस्पॉन्स का मतलब होता है कि हम सोच समझ करके जवाब दें। जी। यानी पहले हम तोलें फिर बोलें। बिल्कुल। कई बार हम बिना तोले बोल देते हैं जी। और वो बात भी कई बार चुभ जाती है लोगों को। और ये हमारी वाणी ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से हमें बहुत सारे तनाव होते हैं। बिल्कुल, तनाव की बात हम कर रहे हैं, तो आपने जेल के कैदियों के साथ साथ स्कूली बच्चों में तनाव को दूर करने के लिए भी आपने बहुत सारे मोटिवेशनल प्रोग्राम किए हैं। जी। तो स्कूली बच्चों के लिए आपने किस तरह के प्रोग्राम किए, उनको किस तरह से आपने मोटिवेट किया है? हमारे जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चों को आज गाइडेंस
तो मिलती है और अच्छी गाइडेंस मिलती है, और आज के बच्चों का नॉलेज जो लेवल है वो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। जी जी जी। मैं पीछे की अपनी बात मैं खुद को बताना चाहूंगा कि जब मैं पढ़ता था जी तो हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, और आजकल के जो बच्चे हैं वो तो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जी उनका नॉलेज लेवल बहुत है। लेकिन उस नॉलेज लेवल के साथ साथ में क्या हो रहा है कि उनको लाइफ स्किल्स, मतलब जीवन को भी कैसे जीना है, जी उस पर जोर कम है। इस मंच के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को भी ये कहना चाहूंगा कि जो कई बार हम बच्चों को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जी जी ये बच्चा तो मेरा पड़ोसी जो बच्चा है उसके तो 90% नंबर आए हैं, तुम तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हो, तुम्हारे तो 80%, तुम्हारा कहीं दाखिला नहीं होगा, कहीं ये नहीं होगा। इस तरह से हम उल्हाने देते रहते हैं और बच्चों से हम कंपेयर करते रहते हैं। जी तो जो हमारी पेरेंट्स की जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं की वजह से बच्चे बहुत तनाव में रहते हैं। जी वो कह नहीं पाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं वो सह भी नहीं पाते। जी तो इसलिए मैंने क्या इस चीज को समझते हुए और इस जरूरत को समझते हुए उन बच्चों को भी गाइड करता हूं, और बच्चों के साथ में उनके पेरेंट्स को भी गाइड करता हूं। जी जी जी। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि देखिए क्या बच्चे का जो जीवन का निर्माण है वो बच्चा स्वयं नहीं कर सकता है। उस बच्चे के जीवन निर्माण में कई लोगों की भूमिका होती है, जी जिसमें उसके परिवार की भूमिका है, उसके पेरेंट्स की भूमिका है, स्कूल में टीचर्स की भूमिका है, समाज की भूमिका है, जी हमारे आसपास के उसके जो दोस्त हैं उनकी भी भूमिका है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों की भूमिका होती है, जिसको मैं मैनेजमेंट, क्योंकि मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूं तो उसे मैं मैनेजमेंट में कहना चाहूंगा। मैनेजमेंट में टर्म होता है टीम वर्क। बिल्कुल। तो यानी आज हमारे बच्चों के करियर को बनाने के लिए टीम वर्क की जरूरत है, और टीम वर्क की एक विशेषता ये होती है कि सब मिलजुल करके एक दूसरे की चीजों को समझते हुए, उस लक्ष्य को समझते हुए काम करें। तो मैं पेरेंट्स को भी गाइड करता हूं, मेरा पेरेंटिंग के प्रोग्राम भी होते हैं। पेरेंट्स को बोलता हूं, आप अपनी अपेक्षाओं को मत थोपिए। बिल्कुल। इन्हें आप बनाना चाहते हैं, हर पेरेंट्स बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, लेकिन साथ में इनको गाइड करिए। आप इनको तनाव मत दीजिए, आप इनको गाइडेंस दीजिए, आप इनको सपोर्ट दीजिए, क्योंकि बच्चे को मॉरल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। और खुशी के साथ मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जो शायद मैंने जिक्र नहीं किया पीछे में, मैं टीचर्स के भी प्रोग्राम देता हूं। जी जी जी। तो मैं टीचर्स को भी ये बोलता हूं कि आप खाली टीचर मत बनिए, जी आप गुरु बनिए, क्योंकि टीचर में और गुरु में फर्क होता है। मैं अपने शब्दों में कहता हूं, वैसे ठीक है इंग्लिश और हिंदी का ही केवल अंतर है, लेकिन मैंने ऐसे अलग तरह से ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि गुरु वो होता है जो ज्ञान के साथ में जीवन जीने की कला भी सिखाता है। जी बिल्कुल, बहुत खूब। और टीचर होता है वो केवल ज्ञान देता है। जी तो मैं टीचरों को हमेशा अपील करता हूं, उनसे भी निवेदन करता हूं, जी और जो आज इस कार्यक्रम को जो भी मेरे टीचर दोस्त जो देख रहे हों, उनसे भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, टीचर तो बनिए लेकिन गुरु भी बनिए। उन बच्चों को जीवन जीने की कला भी सिखाइए, क्योंकि उसने ज्ञान ले लिया और जीवन जीना नहीं सीखा तो भी वो अपने जीवन का निर्माण नहीं कर सकता, और न देश का निर्माण कर सकता है, न समाज का निर्माण कर सकता है। गौतम साहब, एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन निर्माण में। सबसे पहले तो होता है मोटिवेशन, उसके बाद होता है इंस्पिरेशन, और उसके बाद होता है गाइडेंस। जी। इन तीनों का समावेश आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं एक व्यक्ति की दिनचर्या को, एक व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने में? मैं ऐसे छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा इस बारे में। एक छोटी सी कहानी है। जी। गुरु शिष्य परंपरा थी पहले, तो गुरु जी रहते थे, गुरु जी के साथ में शिष्य रहते थे। जी। तो एक शिष्य ने आकर के पूछा, गुरु जी कहाँ रोजाना नदी से पानी लेके आना पड़ता है, क्यों नहीं हम यहाँ एक कुआं खोद लें? जी जी। बोले ठीक है कुआं खोद लो, ऐसा करो 40 फीट खोद लो, पानी आ जाएगा। शिष्य ने
और दूसरे शिष्यों को भी साथ, उसके सहपाठी थे, उनको भी लिया और फावड़ा लेकर के लग गए और 40 फीट खोद दिया उन्होंने। जी। आके गुरुजी से कहा, बोले गुरुजी पानी तो आया नहीं। जी। गुरुजी बोले पानी नहीं आया। बोले नहीं आया। गुरुजी उठ करके आए, देखा उन्होंने 40 फीट तो खोदा है, लेकिन लंबा खोद दिया 40 फीट उन्होंने। जी। तो गुरुजी ने कहा, अरे मूर्खो, इसे यूं नहीं, गहराई में 40 फीट खोदना था, जी। तो ही तो पानी आएगा। जी। तो यानी हमें जीवन में केवल मोटिवेट करने से ही काम नहीं चलेगा, जी। हमें इंस्पायर करने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें गाइड करने की भी जरूरत है। तो हमें तीनों ही चीजों की हमें जरूरत है। तो इन तीनों, जो आपने कहा, बड़ा अच्छा प्रश्न था, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मोटिवेशन तो हमें ऊर्जा देता है उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए जी। प्रेरित करता है वो। गाइडेंस से हमें रास्ता मिलता है कि हम उस मंजिल को कैसे पाएं। जी। यानी जो विधि है, जो प्रोसेस है उसे पाने की, वो गाइडेंस से हमें मिलती है। और जो इंस्पायरेशन है, वो इंस्पायरेशन भी एक तरह से हमारी ऊर्जा का संचार करता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे कि हम लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। जी। तो ये तीनों ही हमारे जीवन में इस तरह से, ये सफलता के लिए तीनों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। केवल मोटिवेशन या इंस्पायरेशन से नहीं, बल्कि उसे गाइडेंस की भी जरूरत है, जो कि हमें देना चाहिए, चाहे हमारा बच्चा हो, हमारा कोई भी हो। जैसे अब अगर हम चाहते हैं कि उस लक्ष्य पाए, सफलता पाए अपने जीवन में, तो उसे हमें मोटिवेट भी करें, इंस्पायर भी करें। इंस्पायर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने कैसे किया, जी। जी। किसी ने कैसे किया, उसके जीवन से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। अपने जीवन की प्रेरणादायक बातें बता करके भी हम उस बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, और इस तरह से हम उसे लक्ष्य की ओर आगे हम बढ़ा सकते हैं। जी। और इसी बात को मैं आगे बढ़ाते एक बात आपसे पूछना चाहूंगी कि लोगों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि हम तो अपने अंदर सुधार कर रहे हैं, पर क्या अगला अपने अंदर सुधार कर रहा है? क्योंकि आपने जो कहा कि मोटिवेशन होना चाहिए, मैंने अपने अंदर ऊर्जा ली, मैंने समझा कि हाँ, मुझे सामने वाले की जो बात है उसे धैर्य से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, फिर मैं उसको जवाब दूं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये थोड़ी टाइम आप उस चीज पे कंटिन्यू रहते हो, 1 महीना 2 महीना, फिर आपको लगता है कि मैं ही क्यों बदलूं, सामने वाला तो बदल ही नहीं रहा। जी। तो क्या आप इस बात पे कहना चाहेंगे? देखिए, कई बार ये हमें अपने आप में ऐसा लगता है जी। कि सामने वाला नहीं बदल रहा है तो मैं क्यों बदलूं। हमें क्यों बदलना है और क्यों हमें अच्छा रहना है, इसके परिणाम तो हमें मिलने वाले हैं। इसलिए हमें वो बदले या नहीं बदले, जी। हमें अपना सकारात्मक सोच उस व्यक्ति के प्रति भी रखना चाहिए। और कई बार वो व्यक्ति हमारा शुभचिंतक हो सकता है, उसकी बात को हमें चिंतन करना चाहिए। जी। और चिंतन करके हमें कहते हैं, हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्म सुधार करना चाहिए। उसी से हमारा आत्म विकास होगा और हमारा आत्म श्रेष्ठता आएगी। तो हमें उसकी बात को चिंतन करना चाहिए। जी। आपने आज आप हमारे सुप्रभात धरती धुरारी के इस मंच पे आए, हमें इतनी मोटिवेट किया, हमारे दर्शकों को मोटिवेट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों के साथ में जुड़ने का जो मौका मिला, और आप सभी लोगों का धन्यवाद, डीडी राजस्थान परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया। दोस्तों, समय हो गया है अब आपसे विदा लेने का। न्यूज रूम से खबरें आपके लिए, लेकिन उससे पहले आनंद लेते हैं लोक नृत्य का। धन्यवाद। धन्यवाद।